Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Anpreet Singh and you are watching Physics World. So आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब डाल रहा हूँ. थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है आजकल मेरा. सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले हो रहा है यूट्यूब पे. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट let's now start with the fresh video of nothing but our calculus सीरीज़. यस, कैलकुलस सीरीज़ का हम यूट्यूब चैनल बनाएंगे. ठीक है, सॉरी यूट्यूब चैनल कह रहा हूँ, वीडियो है ये कैलकुलस सीरीज़ की. ठीक. सो टिल नाउ वी हैव डन फंक्शंस, डोमेन, रेंज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस. बहुत सारे फंक्शंस हमने सीख लिए. और हाँ, अब हम रेडी हैं क्लास 11th के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को समझने के लिए. ठीक है, हालांकि अभी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड जीआईएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट वो हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए संभाल के रखते हैं. अगर हम अभी समझ लेंगे तो फिर दोबारा फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, सो टाइम वेस्ट होगा. इसलिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के लिए अभी आपको वो इतना करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हाँ, थोड़ी एक जगह पे लिमिट्स में ज़रूरत पड़ेगी जीआईएफ की. वो मैं आपको क्वेश्चन के ही माध्यम से समझा दूंगा. ठीक है. So let's start with the limits and derivatives chapter, and the today's lecture is of only of limits, not derivatives. And the title of the lecture is concept of लिमिट्स. लिमिट्स होता क्या है, इसका कंसेप्ट सीखेंगे, इसका ग्राफिकल मीनिंग सीखेंगे. मैंने आपको पहले बताया कैलकुलस दो तरीके से सीखी जाती है, ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली. तो दोनों तरीके से सीखेंगे, ग्राफिकल मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग, LHL RHL एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी हम इसी वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे. हो गया तो ठीक है, वरना अगले वीडियो में. बाकी अगले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एंड सम फॉर्मूला ऑफ लिमिट्स ये सब पढ़ा के बेसिक एग्जाम्पल्स कराऊंगा. ठीक. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, हर बुक में और हर टीचर और मैं भी सेम तरीके से चलूँगा, जो कि क्या है, आर डी शर्मा में भी दे रखा है ये मेथड लिमिट्स को समझने का, NCERT में भी दे रखा है. मैं जो बुक फॉलो करता हूँ डॉक्टर KC सिन्हा की कैलकुलस के लिए, उसमें भी यही कंसेप्ट दे रखा है. सो कंसेप्ट क्या है, लेट अस कंसिडर अ फंक्शन fx. ठीक है, fx फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं. fx फंक्शन मैंने क्या ले लिया, fx फंक्शन हमने ले लिया लेट्स से x² - 4 अपॉन x-2. ठीक, ये हमने फंक्शन ले लिया वेयर x यू नो दैट कांट बी इक्वल टू 2, बिकॉज इफ x becomes equal to 2 then denominator becomes 0 and 1 by 0 or anything by 0 is not defined in mathematics. yes. और दूसरी बात ये भी हो जाएगी यहाँ पे कि अगर ये 2 हो गया तो अगर आप ऊपर भी 2 पुट करो तो ध्यान से देखो ऊपर भी 0 हो जाएगा. सो ये 0/0 फॉर्म में बन जाएगा. मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि 0/0 इन अनडिफाइंड तो है ही है, साथ के साथ एक और ये वर्ड आता है इसमें, इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है हम पता नहीं कर सकते. अनडिफाइंड का मतलब होता है कि डिफाइंड नहीं है. दो अलग अलग मीनिंग है. 0/0 हो सकता है कि ये ज़ीरो से थोड़ा पीछे हो, ये ज़ीरो थोड़ा ज़ीरो से आगे हो, लिमिटिंग वैल्यू है ना. सो ये इनडिटर्मिनेट हो गया कि कितनी वैल्यू आएगी हम कह नहीं सकते. और अगर हम 1/0 के माध्यम से देखें तो फिर तो ये क्या है, अनडिफाइंड है. ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें, 0/0 और 1/0 आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक, तो उसके बारे में बाद में फिर से चर्चा करेंगे. अभी जो है देखते हैं, इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया x 2 के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, x क्या नहीं हो सकता, 2 के इक्वल नहीं हो सकता. लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इधर ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक काम कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. x-2 x+2 डिवाइड बाई x+2. दिस इज़ द बेसिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स. ठीक है, लिमिट्स को सॉल्व करने का बेसिक मेथड है, बाद में फिर से सिखाऊंगा मैं. तो x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया x-2. तो f ऑफ x आपका क्या हो गया, x-2. और इसमें भी
इसमें भी अभी आप ये मत सोचना कि इसमें 2 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, इसमें भी आप 2 पुट अभी नहीं कर सकते क्योंकि यही तो चलता आ रहा है। इसमें भी आप 2 पुट नहीं कर सकते, 2 की आगे पीछे वाली वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 पुट आप नहीं कर सकते इसमें भी, क्योंकि ये आ तो यहीं से रहा है ना। ये फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, दिस फंक्शन केम फ्रॉम दिस फंक्शन। अगर मैं पहले से ही ये लिखता कि y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, तब तो आप 2 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ 2 डालने का मतलब क्या कि हम यहाँ 2 डाल रहे हैं, ठीक है, बात को समझना। अब देखो, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ बनाते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं फटाफट से, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से समझना। ये देखो, इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, उसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका बनाएंगे तो उसका भी अपने आप बन जाएगा, यू नो दैट, क्योंकि ये यहीं से आया है, ठीक है, सॉरी ये यहीं से आया है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक। स्ट्रेट लाइन्स पढ़ लिया आपने, सो मैंने नहीं पढ़ाया, मुझे पता है मैंने कहाँ पढ़ाया, तो आपने तो करना कहीं पढ़ लिया होगा। तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो। इसको अगर आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो इधर m की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, +1, और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, c की वैल्यू आपके पास आएगी -2, ठीक है। c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -2 आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है बिल्कुल सही से। ओहो, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हुई, मुझे अभी दिखा यहाँ पे। अरे रे, हो सकता है आप में से किसी ने कर ली हो वो मिस्टेक कैच। ये x+2 होगा। वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस चीज़ के लिए। ये x-2 नीचे, ये x-2 से x-2 कटेगा, तो x+2 बचेगा, तो ये +2 आएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, गलती से हो जाता है कभी कभी। तो x+2 का ग्राफ बनाएंगे हम, वेरी वेरी सॉरी। ये x² -4 है, तो x+2 इंटू x-2 में कटेगा, और नीचे x-2 है, तो x-2 से x-2 कटेगा, x+2 की टर्म रह जाएगी। इसमें भी आप 2 पुट नहीं कर सकते हो कि यहीं से आ रहा है ये, तो आपको एक्चुअली में किसका ग्राफ बनाना है, x+2 का। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, +2 आएगी, और m की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। वेरी वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है आजकल थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम चल रहा है मेरा। सो ये है 0, ये x, ये आपके पास y, ठीक है। अब देखो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, m आपका 1, c आपके पास 2। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 बनाऊँ, फिर यहाँ पे 2 बनाऊँगा मैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से क्रॉस करेगा ये ऐसे, ठीक है। इसको पीछे एक्सटेंड करना है तो आप पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो, कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्या आपके पास, ये आपके पास 0,2 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या आपके पास 0,2, और ये लाइन कौन सी आपकी, y इक्वल्स टू x+2, ठीक है। x+2 है, x-2 मैंने गलती से लिख दिया था, x+2 है लाइन, ठीक। अब देखो, अगर हम इस पर थोड़े से पॉइंट्स हम इसमें प्लॉट करने का ट्राई करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन में मान लो मैं क्या पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये आएगी 2, y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू मैं अगर 1 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 2 = 3, तो ये कहाँ आएगा, ये 1,3 आएगा, x1 y3, तो 2 ये है तो 3 यहाँ पे कहीं होगा, तो 3 यहाँ आएगा कहीं, और ये 1, तो ये यहाँ पे कहीं पर आपका पॉइंट आएगा क्या, 1,3, ठीक। 1 आ गया आपका एक्स एक्सिस पे, और 3 आ गया वाई एक्सिस पे, ठीक है, इस इक्वेशन के तहत। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में अगर आपका मैं 2 पुट करने का ट्राई करूँ, बात सुनना, 2 पुट नहीं कर सकते, 2 पुट करने का ट्राई करूँ तो 2 + 2 4 आता है, तो लेकिन हम 2 पुट नहीं कर सकते। बात बिल्कुल ध्यान सुनना, अब मेन बात आ रही है, मेन मुद्दा आ रहा है, ठीक है। 2 पुट हम नहीं कर सकते, मैं ट्राई कर रहा हूँ 2 पुट करने का। सो अगर मैं ट्राई करूँ 2 पुट करने का, तो ये 2 + 2 4 पे जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये 2 + 2 4 पे जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये आएगा आपका 2,4। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, मतलब कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 की नहीं हो सकती, दैट्स वाई x की वैल्यू 2 डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका ग्राफ कट जाएगा, और यहाँ पे एक सर्कल आएगा, ठीक है, हॉलो सर्कल,
ठीक, ये आपका हॉलो सर्कल, दैट मीन्स द ग्राफ इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे आपका ग्राफ डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, दैट इज़ अ डिसकंटिन्यूस ग्राफ। ठीक है, क्या है वो, एक डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। चलो उसको छोड़ देते हैं, हम आगे वैल्यू पुट करके देखते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो ये क्या आएगा, 5,3 पे चला जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पे आता है आपका, है ना, सॉरी 3,5, मेरी सॉरी 5,3 नहीं, 3,5 पे जाएगा ये एक्स की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, वाई आएगा आपका 5, 3,5 आपका आंसर आएगा। सो ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। सो हम क्या कहेंगे ना, हम ये कहेंगे इस कंडीशन में कि हम इस ग्राफ में ना इस पॉइंट पर 2,4 पर, इस पॉइंट पर ना हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वी कांट प्रिडिक्ट कि ये असल में क्या होगा, क्या ये 2,4 ही होगा या कुछ और होगा। वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, बट we can predict at x equal to 1.999999. Also we can predict the values at x equal to 2.00000001। ठीक, हम यहाँ पे इस वैल्यूज़ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्राफ को, बट एट एक्स इक्वल टू 2 ग्राफ ब्रेक हो रहा है, नॉट डिफाइंड है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 0/0 फॉर्म का है। वी कांट प्रिडिक्ट। सो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 1.9999 इन द ग्राफ, वी गेट y इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3.99999। और जब हम x को 2.0001 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 4.00001, हमें ऐसा कुछ मिलेगा। सो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि एट x इक्वल टू 2 y की वैल्यू क्या रही हो, 4, एंड दैट इज व्हाट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 2। मतलब क्या, मतलब ये कि एट x इक्वल टू 2 हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इससे आगे पीछे चाहे वो 0.0001 का फ़र्क क्यों ना हो, हम बता सकते हैं। तो जब हम उन वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करते हैं, सो हमें 4 के आसपास वैल्यू मिलती है। फिर से सुनो, x को हम 2 पुट नहीं कर सकते, मतलब y हमें 4 कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम x को 2 के बहुत करीब, चाहे आगे से चाहे पीछे से, पुट कर सकते हैं। जब हम वो पुट कर रहे हैं, वी गेट y नियर टू 4, ठीक है, हमें y क्या मिल रहा है, 4 के आसपास मिल रहा है। दैट्स वाई वी कॉल द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज़ 4। मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शन की एट x इक्वल टू लिमिट कर रही है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। लिमिट का मतलब ये नहीं है कि हम पहुँच गए हैं, नहीं, लिमिट का मतलब है हम पहुँच नहीं पाएंगे, उससे पहले हमारी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। हमारी जो मतलब एक तरीके से आप कहो औकात है, उससे पहले ख़त्म हो चुकी है। हम 4 तक एक तो बस 4 को टच कर सकते, टच भी मतलब इन द सेंस आप समझो बस है, बस वहाँ पे थोड़ा इसको फील लेके समझना पड़ेगा कि x इक्वल टू 4 को बस हम क्या कर सकते हैं, टेंड कर सकते हैं। अब यहाँ आती हैं कुछ आपकी टर्मिनोलॉजीज ऑफ लिमिट्स। क्या टर्मिनोलॉजीज ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑल्सो, और एंड पूरी कैलकुलस ऑल्सो। टर्मिनोलॉजीज ऑफ लिमिट्स क्या कहती हैं, जब भी आपको ये दिखे x इज टेंडिंग टू a, इसका मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चे ना यही कंफ्यूज होते हैं, इसकी वजह से ना आप लिमिट्स के अच्छे वाले क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते हो। जहाँ पे मैं आपको ऐसे बताऊंगा कैसे, मतलब क्या क्या होता है वहाँ पे, बट इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। नहीं तो अच्छे वाले जो लिमिट्स के क्वेश्चन होंगे ना, इवन एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर आप ले लो 22, क्वेश्चन नंबर 23,
ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे ना आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या है। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए वेयर ए इज़ एनी रियल वैल्यू और एक्स क्या आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब क्या है कि एक्स क्या है, ए से या तो थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा, टाइम तभी मैंने छोटा सा साइन बनाया, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है या बिल्कुल थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तभी मैंने बिल्कुल छोटा सा साइन बनाया क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है या बिल्कुल थोड़ा सा छोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स इक्वल टू, एक बार हम लिख सकते हैं ए प्लस एच, और कोई भी आप वेरिएबल ले लो, ए प्लस के ले लो, ए प्लस टी ले लो। वाई मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि वाई जनरली दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम कभी ना कभी, तो दूसरे वेरिएबल्स को भी हमें ले लेना चाहिए, जैसे कि एच के टी यू वी कोई भी आप ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने एच लिया, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस एच वेयर वेयर एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ना एक फील लेनी पड़ेगी, ध्यान से बनना इस चीज़ को, मैं पिछले बोर्ड के पिछले साइड पे समझाता हूँ अच्छे से। हाँ जी, अच्छे से समझना इस चीज़ को, मैंने क्या लिखा क्या था पीछे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना कि क्या था। एक्स इज टेंडिंग टू ए, इसको मैंने लिखा था एक्स इक्वल टू ए प्लस एच वेयर एच इज टेंडिंग टू ए। इन दो चीज़ को ध्यान से देखो, ये बात ध्यान से समझना। ठीक, एक्स ए को टेंड कर रहा है, ए पर नहीं है एक्स, एक्स ए को टेंड कर रहा है, दैट्स वाई एच ज़ीरो को टेंड कर रहा है। इसका आप उल्टी तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि एच ज़ीरो को टेंड कर रहा है इसलिए एक्स ए को टेंड कर रहा है। इसको लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 5। ठीक, अब 5 किसको टेंड कर रहा है, मान लेते हैं 5 टेंड कर रहा है 5.0001 को टेंड कर रहा है। ठीक है, 5 किसको टेंड करेगा, इसी चीज़ को टेंड करेगा 5। तो मैंने क्या कर दिया, देखो 5 इज टेंडिंग टू, ये 5 है और ये ए की वैल्यू है। ठीक है, सबकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो 5 इज टेंडिंग टू का मतलब कुछ नहीं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसको आप अप्रॉक्सीमेटली भी कह सकते हो। तो 5 इज टेंडिंग टू 5.00001। ठीक, ये x है, ये a है। अब देखो, अब अगर मुझे ये टेंडिंग टू का निशान हटा के, इसको हटा के अगर मुझे इक्वल टू डालना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ए, दैट इज़ 5.00001 प्लस मैं क्या डालूँगा, एक और वेरिएबल मैं लेके आऊँगा, एक और वैल्यू लेके आऊँगा, जो कि क्या होगी, जो कि मैं कह सकता हूँ एक नेगेटिव वैल्यू होगी। ध्यान सुनना, क्योंकि मुझे इस चीज़ को इसके इक्वल करना है, इस बड़ी चीज़ को इस छोटी चीज़ के इक्वल, बड़ी तो है ही है ना, ये देखो 1 आ रहा है, तो इस बड़ी चीज़ को इस छोटी चीज़ के इक्वल करना है, तो मुझे एक माइनस करना पड़ेगा ना। 5 को 4 में कन्वर्ट करना है, 4 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 ही होगा ना, अब इतना तो गणित समझते ही हो। तो इस बड़ी चीज़ को छोटी में कन्वर्ट करना, मुझे माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या माइनस करूँगा, एक बहुत छोटा नंबर 0.0001, 1 2 3, 1 2 3, हाँ जो भी है, ये बहुत छोटी सी है, तो 0.0001 इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा इसके इक्वल लाने के लिए। ठीक, सो ये क्या है, ये आपका h, और h किसको टेंड कर रहा है, ज़ीरो को, ये -0.0001, ये ज़ीरो को तो टेंड कर रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो की तो इक्वल है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अब इसको वेरिएबल से समझो, अगर x a को टेंड कर रहा है, तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ इक्वेशन, अगर मुझे इक्वेशन बनानी है x और a के बीच में, सो मुझे एक और वेरिएबल को, एक और वैल्यू को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली ज़ीरो के ही आसपास होगी, क्योंकि ये इसके आसपास है। तो अगर इसको इसकी इक्वल करना है, तो मुझे एक ज़ीरो वाली वैल्यू, चाहे ज़ीरो से थोड़ी सी छोटी हो चाहे ज़ीरो से थोड़ी सी बड़ी हो, मुझे वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो इफ़ x इज टेंडिंग टू a, so if we want to equate x or and a, we need to add or subtract, इस केस में subtract हुआ था, add or subtract a very small value, very very small value।
ठीक है, बात समझ में आई? ये बात को ध्यान में रखना है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे एक अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं लिमिट्स के, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स खास करके, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक, अब चलो एल एच एल आर एच एल समझना है। एल एच एल आर एच एल समझ लेते हैं। इसी चीज़ से अब मैं आपको एल एच एल आर एच एल समझाता हूँ। देखो, एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए से ही मैं आपको समझाता हूँ। अब एक्स टेंडिंग टू ए है, ठीक है। अब मैं एल एच एल आर एच एल पे आ गया हूँ। आपने एल एच एस आर एच एस सुना होगा, ये एल एच एल आर एच एल है, ठीक है। फुल फॉर्म खुद से ही कॉमन सेंस से समझ गए होगे क्या चैप्टर चल रहा है, उसी के हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक, इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है, नंबर लाइन। मैं चाहता तो पिछला जो एग्जांपल लिया था उससे भी कर सकता था, बट वो फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस वो सब आया था ना, तो फिर उससे कंफ्यूज हो जाते आप। तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, ये वाली ए वाली, ठीक है, ए वाली वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे कहीं ए है, ठीक, यहाँ पे कहीं ए है और यहाँ पे ये सर्कल हो रखा है। मतलब जो लाइन है ये ए पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ए पर डिफाइंड नहीं है। मतलब अगर ये पूरी लाइन पे जितने भी वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यूज़ है इस पूरी लाइन पे, अगर मैं उसको डिनोट करूँ, डिनोट ऑल द वैल्यूज़ ऑन दिस लाइन विद एक्स, ठीक है, इस पूरी लाइन पे जितनी भी वैल्यूज़ है मैंने उनको एक्स सेलेक्ट कर लिया। सो एक्स कांट बी इक्वल टू ए, ठीक है, ए के इक्वल नहीं आ सकता। ठीक, ये तो बात पक्की है। मतलब ए को लेकिन टेंड कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है। लिमिट लगी है यहाँ पे, लिमिट यहीं तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकता, यहीं तक जा सकता है। सो एक्स इज टेंडिंग टू ए। सो कॉमन सेंस वाली बात है। देखो, ये कैलकुलस लिमिट्स, ये पूरा ना कॉमन सेंस पे है। जितनी कॉमन सेंस आपकी अच्छी होगी ना, उतना सब अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। थोड़े से फॉर्मूले हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें याद रखनी है, फिर तो बस कॉमन सेंस, बस कॉमन सेंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो एक्स को मैं ए पे टेंड कर सकता हूँ। सो एक्स को मैं ए पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसको इस लाइन पे मैं दो तरीक़ों से टेंड कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ से लेके आऊँ, ठीक है, एक मैं यहाँ से लेके आऊँ, एक मैं यहाँ से कहीं से ले आता हूँ, ठीक, एक मैं यहाँ से कहीं से ले आता हूँ। तो ये जो हो गया, ये एक अलग साइड है, ठीक है, ये एक अलग साइड है, ये एक अलग साइड है, दो अलग अलग साइड है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, मतलब लेफ्ट हैंड यही होता है ना, हाँ यही होता है। ये है आपका राइट हैंड। तो दो अलग अलग जगह से आपको आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो ए को टेंड कर रही है, ठीक है। फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स एक्स इज टेंडिंग टू ए, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस साइड, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट। सिंपल सी बात, बस इसी यही कॉन्सेप्ट है आपका एल एच एल और आर एच एल का, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है आपका एल एच एल और आर एच एल का। अब ना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे भी बात आती है आपकी, कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है एक फंक्शन की। ये क्या बात होती है भाई, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सो इसके लिए आपको एक और ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, छोटा सा, ठीक। आपने मैंने जीआईएफ पढ़ाया नहीं है वैसे अभी आपको, बट आपको जीआईएफ का ग्राफ तो पता ही होगा, पता है ना। ये मत कहना नहीं पता, माना कि मैंने नहीं बताया जीआईएफ का ग्राफ, लेकिन आपको जीआईएफ का ग्राफ पता तो होगा क्या सा सा होता है। स्टेप फंक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। मैं ऊपर वाली चीज़ बना रहा हूँ, नेगेटिव साइड वाली चीज़ नहीं बना, जगह भी नहीं है साथ में, इतना ज़रूरत भी नहीं है समझाने के लिए, एक भी काफ़ी होता है। तो अगर मैं स्टेप फंक्शन वाला ग्राफ आपका बनाऊँ तो कुछ ऐसा ऐसा सा बनता है वो, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है, आपको पता ही होगा। मैं आपको समझा भी देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज जिंट एक्स जिफ एक्स स्टेप एक्स, जो कहना कह लो, स्टेप फंक्शन कहते हैं इसको। ग्राफ यहाँ से बेसिकली शुरू हो रहा है ज़ीरो से, ठीक है। नीचे वाला ग्राफ भी आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, कुछ ऐसा सा बनेगा ऐसे ऐसे, तो वो आप देख लेना।
तो ये देखो, ये ओ सॉरी 0 पॉइंट पे, 0 पे आपका जिफ 0 होता है। अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, 1 तक आपका जो जिफ होता है वो 0 ही पहुंच जाता है। 1 तक कह रहा हूँ मैं। 1 पे जो जिफ होता है वो 1 वैल्यू देता है। मतलब क्या, जिफ क्या देता है, ओनली इंटीजर, ओनली इंटीजर। इससे जो बाहर जो वैल्यूज़ आती हैं, मतलब जो आपकी रेंज है दैट इज़ ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देता, ठीक। वो आपका FPS देता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो वो अगली बात है कोई, वो हम फिर से डिस्कस करेंगे कभी। तो फ्रैक्शनल जो फंक्शन होता है वो देता है आपका, लेकिन जो जिफ फंक्शन है वो आपका सिर्फ इंटीजर्स देता है। तो ये 1 से पहले पहले के जितने भी नंबर्स हैं यहाँ तक 0.9999 वहाँ तक ये वैल्यू को क्या कर देता है, 0 ही कर देता है। मतलब अगर 0.9999 भी पुट करोगे कहाँ पे, x पे, तो y की वैल्यू आपकी 0 पे ही आएगी। बट जैसे ही आप x पे 1 वैल्यू पुट कर दोगे, y पे वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। कि ये इंटीजर पे ही चलता है। आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आता होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर 1.9999 तक वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर 2 पे जो वैल्यू होगी x, जब 2 पुट कर दोगे तो y आपका 2 पहुँच जाएगा। यहाँ पे एक क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका एक कह सकते हो ब्रेक आ रहा है, दैट इज़ ब्रेक। सो मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सो यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखो ना, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 3, ग्राफ ब्रेक हो रहा है। दैट इज ग्राफ ऑफ जिंट एक्स, ओनली जिंट एक्स। जिंट के अंदर कुछ और पुट कर दोगे तो फिर तो ग्राफ अलग बन जाएगा। ग्राफ ऑफ ओनली जिंट एक्स इज ब्रेकिंग, इज ब्रेकिंग एट इंटीजर वैल्यू, जेड मतलब इंटीजर वैल्यूज। हर इंटीजर पे आपका ग्राफ ब्रेक होता है। यहाँ पे भी आपका ग्राफ क्या होता है, 0 पे भी ब्रेक होता है। ये नीचे ये 0 है, यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ जाता है, फिर यहाँ से ब्रेक होके ये आगे जाता है। सो हर इंटीजर पे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ग्राफ ब्रेक होके क्या होता है, जंप हो जाता है, ठीक है। या तो जंप हो जाता है या फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है, डिसेंड हो जाता है। या तो असेंड होता है या डिसेंड हो जाता है हर इंटीजर वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उससे पहले पहले ये पिछले वाले इंटीजर पर ही फॉलो करता रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। सो एट, सो इन कह सकते हैं इन जिंट-एक्स फंक्शन, ओनली जिंट-एक्स, जिंट-एक्स, इस जिंट के अंदर आप ये पुट मत कर देना, ये पुट कर सकते हो करने को, लेकिन फिर ग्राफ अलग बनेगा ना उसका। ओनली इन जिंट-एक्स फंक्शन, only in Gin-Tex function, the graph, स्पेलिंग गलत हो गए, the graph breaks at integer value, that's why the graph is not continuous at आपका इंटीजर वैल्यू। ये आप कंटिन्यूटी में पढ़ोगे कि कंटिन्यूस होना चाहिए ग्राफ, एंड दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, एट इंटीजर वैल्यू इन जिंट-एक्स ग्राफ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, जरा ध्यान से देखो। ये देखो, जब आप x की वैल्यू को यहाँ से लेके जाओगे तो आपको ये 1 पे टेंड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक। और जब आप x की वैल्यू यहाँ से लेके हुए जाओगे तो आपको ये यहाँ पे टेंड, सॉरी, जब आप यहाँ से लेके जाते रहोगे तो आपको 0 पे टेंड होता हुआ दिखेगा। जब यहाँ पे लेके जाओगे तो ये 1 को टेंड होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखेगा। क्वेश्चंस जब करेंगे इस पर तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से जब लेके जाते हैं तो 1 0 को टेंड करता है, यहाँ से जब लेके जाते हैं तो ये 1 को टेंड कर जाता है। एक्स की वैल्यूज़ कह रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यूज़ देखो, एक्स फिर से समझाता हूँ। यहाँ से अब लेकर जाते हो, ठीक, तो ये 0 से छोटा होगा, है ना। जब लेफ्ट हैंड से लेकर जाओगे तो 1 जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी, तो वाई की वैल्यू आपकी कहाँ चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। क्योंकि जिंट-एक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू किसी इंटीजर से कम है तो पिछले इंटीजर से पे चली जाती है, तो वो 0 पे आ जाएगी। लेकिन जब 2 से लेकर जाओगे इसको, एक्स की वैल्यू को, तो 1 से थोड़ी बड़ी आएगी। 1 से थोड़ी बड़ी आएगी मतलब वो कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी, मतलब यहाँ पे आएगी वाई की वैल्यू। और यहाँ पे लेकर जाओगे तो 0 आ जाएगी। सो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू ये आ रही है 1, यहाँ पे 0 आ रही है। दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट
एट इंटीजर वैल्यू। अगर आप कहीं और जाओगे 0.5 पे जाओगे तब तो दोनों साइड से सेम हो जाएगा, लेकिन तब तो दोनों मतलब दोनों साइड से क्या 0 पे जाएगा। 0.666 पे जाओगे एक बार 0.444 पे चले जाओगे 5 पे जाने के लिए, तो वो दोनों पे ज़ीरो ही वैल्यू आएगी। बट अगर आप यहाँ वाला देखोगे तो जब आप यहाँ से जाओगे तो जेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ से जाओगे तो 1 से बड़ा होगा तो 1 पे चली जाएगी। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एट इंटीजर पॉइंट। ये आपका MCQ बन सकता है आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में, ठीक है। एक हॉट टाइप का MCQ बन सकता है ये कि इन जिन टेक्स ग्राफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट, ऑप्शन दे देगा आपको एट इंटीजर वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू, रैशनल वैल्यू, और आपका क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस। ऐसा आपका कोई भी MCQ बन सकता है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। सो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन वन डज लिमिट एग्जिस्ट। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है आपकी जब LHL इक्वल हो जाती है आपकी RHL से, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। ये होता है आपका कंडीशन। इस कंडीशन में आपकी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जब आपका ये चीज़ है। जिन टेक्स में ऐसा नहीं था, एक बार ज़ीरो आ रही थी लेफ्ट हैंड पे जाने से, एक बार यहाँ से ज़ीरो आ रही थी और यहाँ से वैल्यू 1 आ रही थी, तो नॉट इक्वल, दैट्स वाई एट इंटीजर वैल्यू जिन टेक्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एनी लिमिट इन जिन टेक्स फंक्शन, ठीक है, एट इंटीजर वैल्यू। और उसी से हम कंटिन्यूटी वाला भी समझ लेते हैं। कंटिन्यूटी वाले में बस क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL। अगर नहीं समझना तो कोई बात नहीं, 12th क्लास में समझोगी, बट मैं तो कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो कैलकुलस तो आगे भी है, सो उसका बता देता हूँ। कंटिन्यूटी में क्या होता है, LHL और RHL ये तो इक्वल होने ही चाहिए, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट ये भी इक्वल होनी चाहिए। इन ये तीनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू एट लिमिटिंग वैल्यू, ये RHL LHL तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आप कंटिन्यूस कहते हो फंक्शन को, ठीक है। तब जाके आप क्या कहते हो, कंटिन्यूस कहते हो। ये जिन टेक्स फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा। इसके बाद आती है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में एक चीज़ वो क्या कहता है और ऐड कर देता है, ये तो तीनों होना चाहिए, साथ में कर्व जो होगा वो एक स्मूथ कर्व होगा, जो आपका ग्राफ होगा वो एक स्मूथ ग्राफ होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। उसका कोई कर्वी लीनियर पाथ होगा, कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन, कोनिकल, मतलब टिप टिप लाइक ऐसा, जैसे कि मॉडुलस का ग्राफ होता है, ये मॉडुलस का ग्राफ है आपका एक्स मॉडुलस। सो ये आपका कंटिन्यूस भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपका जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ये आपका डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, कुछ ऐसा सा आपका ग्राफ होता है, आपको पता ही है। सो ये आपका सारा का सारा सार है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। इस चैप्टर में हम सिर्फ यहीं तक रुक जाएंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, तो फिर ये दो चीज़ें भी आपकी आएंगी। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया उन चीज़ का भी, हमें आगे इस पे ही बात करनी है, ठीक है। हमें आगे इसी बात पे चर्चा करनी है। सो मैथमेटिकल जो फॉर्म होती है LHL और RHL की, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। मैथमेटिकली हम LHL और RHL को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैथमेटिकली हम कैसे कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स समझ लें, थोड़ी सी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये अगली क्लास में समझनी है, और अगली क्लास में समझ लेते हैं। इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स शायद से आप हजम ना कर पाओ, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम अगली क्लास में सीखेंगे। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स सीख लेते हैं, ठीक है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा अभी नहीं है, 7 अजूबे हैं, तो 7 हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। हो सकता है आप आगे जाके 8वीं दुनिया का 8वां अजूबा आप ढूंढ निकालो, साथ के साथ फिर 8वीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी ढूंढ निकालना, जस्ट फॉर फन। देखते हैं अब आगे। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मैंने आपको पहले बता दिया, जिनकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, जिनकी वैल्यू हम बता नहीं सकते, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इनडिटर्मिनेट। बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अनडिफाइंड का मतलब हमारी डेफिनेशन,
हमारी डिक्शनरी में ही, मैथमेटिक्स की डिक्शनरी में समथिंग डिवाइड बाय एक्स, सॉरी समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो, एक्स बाय ज़ीरो कर दो, समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो डिफाइंड ही नहीं है, डिक्शनरी में ही नहीं है मैथमेटिक्स की। लेकिन ज़ीरो बाय ज़ीरो डिक्शनरी में है, एक जगह पे कहीं कोने पे है ज़ीरो बाय ज़ीरो, लेकिन हम उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते कि क्या होगी इसकी वैल्यू। और ये ज़ीरो बाय ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ज़ीरो बाय एग्जैक्ट ज़ीरो, नहीं, दिस इज़ लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो। ये हो सकता है कोई ज़ीरो, ऊपर वाला हो सकता है 0.0000001, नीचे वाला हो सकता है आपका -0.0000002, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों ही ज़ीरो को टेंड कर रही हैं, सो हम बता नहीं सकते। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.0002, 0.00003, ये भी लिख सकता हूँ। तो ये इसकी दो वैल्यूज़ आ गई, और भी आ सकती हैं। सो ये इनडिटर्मिनेट है, ये अनडिफाइंड नहीं है, इनडिटर्मिनेट, डिटरमाइन नहीं की जा सकती, पता नहीं लगाया जा सकता, डिफाइंड नहीं किया जा सकता, मतलब पता ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, डिक्शनरी में ही नहीं है। सो दो चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें। सो अब देखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में, जिनमें सबसे फेमस है आपकी ज़ीरो बाय ज़ीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है, इसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी नहीं पता आपको क्या होता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या डिफाइन करोगे आप। उसके बाद का आएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब कोई बच्चे कहेंगे ये 8 हो गया गलती से, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो ज़ीरो होता है, नहीं, आपको क्या पता ये इन्फिनिटी कौन सी है, ये कौन सी है। मैं एक इन्फिनिटी कहूँ आपकी 10⁻25, एक इन्फिनिटी कहूँ मैं आपकी 10⁻24, दोनों ही इन्फिनिटी हैं, पर दोनों का सब्ट्रैक्शन ज़ीरो थोड़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका सब्ट्रैक्शन ज़ीरो है, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग। 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी आपकी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 की पावर आपकी ज़ीरो, ये भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और यहाँ पे सारी जितनी भी आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं, ये सब की सब क्या हैं, ये सब की सब आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट नहीं है, दैट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अब दो और रहेंगी आपके पास, एक है आपकी इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो, ये भी आपकी क्या है, इनडिटर्मिनेट है। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, एक और रहेगी आपकी, कौन सी है, कौन सी, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, हाँ, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, ये आपकी सातवीं होगी, ठीक है। 1 2 3, मुझे पता थोड़ा सा घिचपिच हो गई है, बोर्ड छोटा है मेरा, ये 6, ये 7, ठीक है। 0 बाय ज़ीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये सबसे कॉमन है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर ज़ीरो। अब ये 0 की पावर ज़ीरो में ये मत कह देना कि ये 1 है, नहीं, ये लिमिटिंग वैल्यू है, 0 की पावर ज़ीरो, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, ये ज़ीरो नहीं होता, दैट्स नॉट ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है इसकी, ठीक है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। सो दीज आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है, याद कर लेना इसको, मतलब पेपर में कभी कभी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट जो भी है, ठीक है। ये क्या आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, MCQ में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी ये वाली है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैंने आपको बताना था कि लिमिट्स क्या होती हैं। लिमिट्स ये होती हैं कि आप उस वैल्यू तक पहुंच नहीं सकते हो, उसके आगे और पीछे वाली वैल्यू को आप डिफ़ाइन कर सकते हो, उस पर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं होता है। सो जब आप उसकी आगे और पीछे वाली वैल्यूज़ को देखते हो, तो आप ये बता सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट्स अ लिमिटिंग वैल्यू, कि अब लिमिट हो गई है उस पर आप पूर्ण विराम लग गया उस वैल्यू पे, और फिर आप उसका देख सकते हो कि सच में क्या वहाँ पे लिमिट है कि नहीं, बाय LHL और RHL रूल, ठीक। आप देख सकते हो कि LHL से लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो क्या लिमिट आएगी, राइट हैंड साइड से जाओगे तो क्या लिमिट आएगी। जेन फंक्शन एट इंटीजर डिफाइंड नहीं है, मतलब लिमिट्स उसकी डिफाइंड नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। एक्स टेंडिंग टू ए या एक्स अप्रोचिंग टू ए का मतलब क्या होता है कि एक्स ए से थोड़ा सा छोटा है या ए से थोड़ा सा बड़ा है। सो उसको अगर हम इक्वेशन में लिखना है तो हम एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस एच लिख सकते हैं, जहाँ पे एच आपका ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और जो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो आपका कंटिन्यूस भी है, वो आपका लिमिट
में भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट जो आपका लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका क्या हो, डिफरेंशिएबल भी हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिन फंक्शन एट इंटीजर, ना आप इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना वो कंटिन्यूस है और ना वो डिफरेंशिएबल है। जो आपका मॉडुलस फंक्शन है मॉड एक्स, वो आपका लिमिट एग्जिस्ट करवाता है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वो आपका लिमिट कंटिन्यूस भी है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, बट डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस शेप, ठीक है, इस शेप की वजह से वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा सार लिमिट्स का, ठीक। अगले सेक्शन से हम इसकी मैथमेटिक्स पे बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और बस पढ़ लेंगे, लिमिट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।